हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 15 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। तो हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कारण है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया था। और इस बात का वर्णन अनुच्छेद 343 में किया गया है। दोस्तों, हमारी जो हिंदी है इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि देवनागरी है। 1953 में पहली बार 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। दोस्तों, 14 सितंबर का जो दिन है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन राजेंद्र सिन्हा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। और राजेंद्र सिन्हा वो व्यक्ति थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। विश्व स्तर पर 600 मिलियन लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि जो विश्व हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, आप याद रखिएगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है समय समय पर। जैसे इस साल यानी 2023 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था 10 जनवरी को, वो किया गया था फिजी देश में। और फिजी देश का जो नाडी शहर है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। अब जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था वो कब आयोजित किया गया था? तो 1975 में आयोजित किया गया था नागपुर में। सितंबर माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों 9 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया है और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 11 सितंबर को 9/11 स्मृति दिवस मनाया गया है। तो ये है दोस्तों सितंबर माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, तो पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन लाल रैगर किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि कॉन्गो गणराज्य में भारत के राजदूत बने हैं मदन लाल रैगर। तो विदेश मंत्रालय ने अभी हाल ही में ये जानकारी दी है कि जो मदन लाल रैगर हैं वो कांगो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत होंगे। मदन लाल रैगर वर्तमान में विदेश मंत्रालय के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। भारत ने नवंबर 2019 में कांगो गणराज्य के ब्रेज़ाविल में एक राजनयिक मिशन खोला था। तो अब दोस्तों कांगो गणराज्य और भारत के बीच में राजनयिक रिलेशन बन चुके हैं। तो अब इसी के तौर पर राजदूत नियुक्त किया गया है कांगो गणराज्य में। दोस्तों, अगर हम कांगो गणराज्य की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और इसकी जो कैपिटल है वो है ब्रेज़ाविल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अनातोले कोलिनेट माकोसो। और दोस्तों, इस देश का जो नाम है वो कांगो नदी पर रखा गया है। चलिए अब हम हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंधु गंगाधरन को नैस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। राहुल द्रविड़ को बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। पीआर शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और आदिल सुमरीवाला विश्व एथलेटिक्स में कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।
और आर दोराईस्वामी LIC के प्रबंध निदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो ये हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा पटना नगर निगम। तो बिहार का जो पटना नगर निगम है उसने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। तो दोस्तों पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को उनके सूखे कचरे के लिए भुगतान किया जाएगा, यानी कि आप सूखा कचरा ले जाएंगे और फिर उसके बदले में उसका भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार की योजना पटना नगर निगम के द्वारा शुरू की गई है। इसे पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहा जाता है क्योंकि इसे महिला श्रमिकों के द्वारा चलाया जाता है। पटना जो है बिहार में है, तो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। तो चीफ मिनिस्टर है कौन? नीतीश कुमार। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। दोस्तों बाढ़ राहत सहायता योजना बिहार राज्य से रिलेटेड है। पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से ज्यादा प्रजातियां बिहार राज्य में अभी पाई गई हैं। हर घर गंगा जल योजना बिहार राज्य में शुरू की गई है। थावे उत्सव बिहार राज्य में मनाया जाता है। और पटना यूनिवर्सिटी का जो व्हीलर सीनेट हाउस था उसका नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया है और वो नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमोना हालेप किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं जिन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? आंसर हो जाएगा रोमानिया। तो रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। तो 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रही हैं सिमोना हालेप। तो उन पर डोपिंग उल्लंघन के मामले में उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों सिमोना हालेप की बात करें तो उन्होंने 2 प्रकार के उल्लंघन किए हैं डोपिंग से रिलेटेड, इसलिए उन पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। और ये जो उनका 4 साल का प्रतिबंध होगा ये अक्टूबर 2026 तक होगा। सिमोना हालेप ने अपने करियर में फ्रेंच ओपन 2018 में और विंबलडन ओपन 2019 में जीता था। दोस्तों बात करते हैं रोमानिया की। तो रोमानिया यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल इसकी बुखारेस्ट है। प्राइम मिनिस्टर हैं मार्सेल सियोलाकू। यहां पर बात आई थी टेनिस की। तो टेनिस में 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। तो चलिए उनके विजेता डिस्कस करते हैं कि ग्रैंड स्लैम के विजेता कौन कौन रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था, ये सर्बिया के हैं। और महिला एकल का खिताब आरियाना सबलेंका ने जीता था जो कि बेलारूस की थी। फ्रेंच ओपन की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक ने जीता है जो कि पोलैंड की है। विंबलडन ओपन की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता था जो कि स्पेन के थे और महिला एकल का खिताब मार्केटा बोंद्रोसोवा ने जीता था जो कि चेक रिपब्लिक की थी। यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन का जो खिताब है अभी हाल ही में आयोजित किया गया है और पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है जो कि अमेरिका की हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा का लोकार्पण किया है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को गुजरात विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया है। ई विधान एप्लीकेशन के लोकार्पण के बाद जो सदन की कार्यवाही होगी वो पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी। इसके लिए सदन की सभी सीटों पर टैबलेट भी लगाए गए हैं। यानी दोस्तों इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के बाद अब जो गुजरात की विधानसभा है वो पेपरलेस हो गई है और अब जो विधायक होंगे उनके सामने टैबलेट लगाए जाएंगे और उसी के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी। यानी सदन में अब विधायक कागज पेन नहीं बल्कि टैबलेट से सवाल जवाब करके अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएंगे और टैबलेट में सभी जगह का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इसके लागू होने के साथ ही सदन पूरी तरह से ऑनलाइन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार की सुविधा गुजरात विधानसभा में शुरू की गई है। दोस्तों बात आई है गुजरात की। तो गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। अमेरिका की चिप कंपनी है माइक्रोन, तो वह गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करने वाली है। गुजरात में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का अभी हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। गुजरात फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा 2024 में। गुजरात में आयुष्मान कार्ड की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। टाटा ग्रुप गुजरात में भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल
मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा। गुजरात का मोडेरा गांव भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। अगला प्रश्न है, बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ कहां हुआ है? आंसर हो जाएगा जयपुर में। तो राजस्थान के जयपुर में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा 14 से 15 सितंबर तक इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि बांधों की सुरक्षा किस प्रकार से बढ़ाई जाए और बांधों की सुरक्षा को लेकर के किस प्रकार से कदम उठाए जाएं, इसके लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। थीम क्या है इसकी? सुरक्षित और संरक्षित बांधों द्वारा राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित। दोस्तों, भारत में लगभग 6000 से अधिक बांध हैं और भारत बड़े बांधों के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। तो चलिए दोस्तों, भारत के कुछ प्रमुख बांध डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में, सरदार सरोवर बांध गुजरात में, हीराकुंड बांध उड़ीसा में, नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में और तुंगभद्र बांध कर्नाटक राज्य में है। तो ये भारत के कुछ प्रमुख बांध हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के बीना में, जो कि दोस्तों सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है। और बीपीसीएल ने मध्य प्रदेश में एक आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है। यानी दोस्तों, ये जो रिफाइनरी है, यहां पर पेट्रोकेमिकल्स बनाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत बीना रिफाइनरी की जो क्षमता है वो बढ़कर 11 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की जाएगी और 2200 किलो टन से अधिक पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा। यानी कि जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनका भी उत्पादन यहां पर बढ़ाया जाएगा। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 5 साल में पूरा होगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये पेट्रोकेमिकल है क्या? तो ऐसे रासायनिक यौगिक जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स से बनाया जाता है और जिसे प्राकृतिक गैस और पेट्रोल से साफ करके निकाला जाता है, तो ऐसे यौगिकों को पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो इथिलीन होती है वो एक पेट्रोकेमिकल होती है। बेंजीन, मेडिकल रेजिन और मेडिकल प्लास्टिक, ये सभी जो है पेट्रोकेमिकल्स हैं। तो जो रिफाइनरी होती है वहां पर जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनसे इसका निर्माण किया जाता है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की, तो वो है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। दोस्तों, पीएम मोदी जी के द्वारा सिकिल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के शहडोल से किया गया था। मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला था। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में अभी हाल ही में मंजूरी मिली है। तो ये है मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए भारतीय विरासत के कितने लेखकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा 2 लेखकों को। तो दोस्तों, अभी हाल ही में वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए दुनिया भर के 6 लेखकों में से भारतीय विरासत के 2 लेखकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यहां पर याद रखिएगा, अभी केवल शॉर्ट लिस्ट किया गया है, विनर नहीं हुए हैं। शॉर्ट लिस्ट करने का मतलब यह है कि अभी जो 6 लेखक चुने गए हैं, विजेता इन्हीं 6 लेखकों में से कोई एक होगा। तो भारतीय विरासत के लेखक का मतलब यह है कि इन दोनों लेखकों ने भारतीय विरासत के बारे में यानी भारतीय हिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसा लिखा है जिससे लोग अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। तो ये 2 लेखक कौन कौन हैं? पहला नाम है नंदिनी दास का, जो कि ब्रिटेन में रहती हैं, और दूसरा नाम है क्रिस मंजाप्रा का, जो कि अमेरिका में रहते हैं। तो इन दोनों लेखकों ने भारतीय विरासत के बारे में लिखा हुआ है। नंदिनी दास की एक पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया
इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो इस पुस्तक को अभी हाल ही में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसी प्रकार से मंजापरा की जो पुस्तक है ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर, उसको भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट अभी हाल ही में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब प्रवीणा अंजना को मिला है। डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड सत्यजीत मजूमदार को प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड शांता थोडम को प्राप्त हुआ है। और दोस्तों 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के 4 विजेता हैं, जिनमें पहला नाम है कोर्बी रचंद का, दूसरा नाम है यूजेनियो लेमोस का, तीसरा नाम है मरियम कोरोनेल फेरर का और चौथा नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर का। तो इन 4 लोगों को 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। मिस अर्थ इंडिया 2023 के लिए प्रियन सेन को चुना गया है और लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीबा विश्व कप 2023 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। तो ये जो फीबा विश्व कप है ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है, इसको जर्मनी ने जीता है। तो दोस्तों जर्मनी ने सर्बिया को 83-77 से हरा करके बास्केटबॉल का 2023 का फीबा विश्व कप अपने नाम किया है। महिलाओं का जो फीबा विश्व कप था 2022 का, इसको अमेरिका ने जीता था और अंडर 19 का फीबा विश्व कप 2023 स्पेन ने जीता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की। तो इसका आयोजन फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में किया गया था। 32 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। चैंपियन बना है जर्मनी, यह इसका पहला खिताब है। रनर अप कौन रहा है? सर्बिया। तीसरा स्थान कनाडा को और चौथा स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। बात आई है यहाँ पर फीबा की, तो इसे इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 18 जून 1932 को हुआ था। हेडक्वार्टर याद रखिएगा मिज शहर में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? आंसर हो जाएगा पंजाब में। तो पंजाब के फिरोजपुर में ये आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के द्वारा। दोस्तों ये जो स्मारक बनाया जा रहा है, किसके लिए स्मारक बनाया जा रहा है? तो सारागढ़ी की लड़ाई में जो बहादुर सिख योद्धा शहीद हुए थे, उनकी याद में ये स्मारक बनाया जा रहा है। तो इसकी आधारशिला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के द्वारा रखी गई है। बात करते हैं सारागढ़ी की लड़ाई की। तो 12 सितंबर 1897 को शमाना रिज, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर यह सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी। तो 36 रेजिमेंट के 21 सिख सैनिक थे। उन्होंने लगभग 10,000 अफगान हमलावरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और अपनी पोस्ट का बचाव किया था। और दोस्तों इन 21 सैनिकों ने आत्मसमर्पण की बजाय मौत का विकल्प चुना था, इसलिए ये लड़ाई जो है ऐतिहासिक लड़ाई है। तो इसी का स्मारक बनाया जाना है, जिसकी आधारशिला भगवंत सिंह मान के द्वारा रखी गई है। बात आई है यहाँ पर पंजाब की। तो पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। विधानसभा की 117 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 13 सीटें हैं। तो ये बेसिक जानकारी है पंजाब के बारे में। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय वायुसेना को एयरबस के द्वारा कौन सा विमान सौंपा गया है? C-295। उत्तराखंड में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देहरादून में। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिंधु गंगाधरन को। किस देश में तूफान डेनियल के बाद आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या लगभग 5,000 तक पहुंच गई है? लीबिया में। केरल राज्य में किस वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है? निपाह वायरस को। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप को किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत की रैंक क्या है? 30। रुद्रवीणा के प्रतिपादक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? अली जकी हैदर। गोपाल बागले किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? ऑस्ट्रेलिया में। आयुष्मान भवा अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा।
दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत की कुछ प्रमुख झीलें डिस्कस करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में डल झील और बुलर झील है, कर्नाटक में उलसूर झील है, केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भोजताल झील और इंदिरा सागर झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील, शिव सागर झील है और मणिपुर में लोकटक झील, मेघालय में उमियम झील और उड़ीसा में चिल्का झील और पंजाब में हरके बैराज झील है। तो ये है कुछ प्रमुख झीलें। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था सिंधु गंगा धरण। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों ने दिया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।